कंप्यूटर फंडामेंटल्स में आज का जो टॉपिक होगा दैट विल बी द अबाउट द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। उससे पहले यहाँ पे मैंने एक स्लाइड रखी हुई है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, और ये वाली स्लाइड आपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आई थिंक रीड कर ली होगी। अब उसमें मैंने कुछ एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, और उसमें जो बाकी की स्लाइड्स में कुछ इमेजेस और कुछ इन्वेंशंस के नाम मैंने दिए हुए थे जो इतने इम्पोर्टेंट्स नहीं थे, इसलिए मैंने कुछ उसमें एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था। लेकिन जस्ट फॉर एन जनरल नॉलेज आपको मालूम होना चाहिए कि भाई आज की डेट में हम जो कुछ भी कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट है या फिर स्पेशली तो स्मार्टफोन आज की डेट में ईच एंड एवरी पर्सनस के पास होते हैं, छोटे बच्चों के पास भी आज की डेट में स्मार्टफोन होते हैं। तो इस स्टेज तक आने के लिए कितने इन्वेंशंस हुए, ठीक है, उसकी सिर्फ मैंने ग्लिम्स प्रोवाइड की है, सभी इन्वेंशन भी मैंने उसमें स्पेसिफाई नहीं किए, सिर्फ ग्लिम्स प्रोवाइड किए हुए हैं। और जो सभी इन्वेंशंस हुए हैं उसकी जो जनरेशन है उसके बारे में हम आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जनरेशन मतलब कि क्या कि आपके फादर कभी बोलते थे कि भाई हम तो ऐसा कुछ करते थे, हम ऐसा कुछ करते थे, जनरेशन उसे बोलते। मेरी जनरेशन कुछ अलग है, आपकी कुछ जनरेशन अलग है, तो 3 जनरेशन हो गई। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल डेट कितनी जनरेशन्स हुई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे चार्ल्स बेबेज का ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो सबसे पहला अबाकस था वो यूज़ किया जाता था, बाद में चार्ल्स बेबेज ने एक एनालिटिक इंजन डेवलप किया, इसके बारे में भी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो की स्लाइड में बताया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की डेट में टोटल 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर आ चुकी है, 5 जनरेशन्स। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात किया हुआ है, और 1946 से 1959 तक का जो गैप था उसे फर्स्ट जनरेशन बोला जाता है। डिफरेंट वेबसाइट्स पे, डिफरेंट रेफरेंस बुक में ये जो ईयर स्पेसिफिकेशन है 46 से 59 का वो वेरी हो सकता है, मतलब कि डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो बेसिक्स होता है वो सेम होता है। क्या बेसिक होता है उसमें? सबसे पहले तो वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल की जाती थी। वैक्यूम ट्यूब्स इज काइंड ऑफ नथिंग बट अ बल्ब, जिसे हम बल्ब भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल किया जाता था, और जो कुछ भी डेटा होता उसकी मदद से ऑपरेट होता था, मतलब कि ऑन ऑफ की बेस पे। बल्ब ऑन है तो वो उसे 1 बोल सकते हैं, या फिर बल्ब जो है बंद है तो उसे 0 बोल सकते हैं। बैच प्रोसेसिंग किया जाता था, पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था, पेपर टेप्स और मैग्नेटिक टेप्स का इस्तेमाल किया जाता था। ये तो थियोरेटिकली है, लेकिन जो पॉइंट वाइज जो एक्सप्लेनेशन होता है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नेक्स्ट स्लाइड में रखा हुआ है, तो उसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी। बड़ी साइज़ का जो कंप्यूटर था वो होता था, मतलब कि पूरा कमरा भी नहीं बोल सकते, कमरे से ज़्यादा बड़ा, मतलब कि आज की डेट का जो कुछ भी एक हॉल होता है किसी घर में 15 फुट बाय 20 फुट का, या फिर उससे भी बड़ा जो लिविंग रूम होता है, मतलब कि वहाँ पे जहाँ पे सब फैमिली मेम्बर बस सकते, उससे भी बड़ी साइज़ का जो था वो कंप्यूटर था। नॉन पोर्टेबल तो बट ऑब्वियस होने ही वाला है, क्योंकि उतनी बड़ी साइज़ का किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अब लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो कम से, मतलब कि इतने सारे बल्ब्स जैसी चीज़ उसमें लगाई जाती थी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा कंज्यूम होती थी, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसकी जो हीट थी वो इतनी सारी थी कि उसके लिए ऐसे भी कंपलसरी था एयर कंडीशन जिसे हम कहते। अब कितने इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, समझ लो बल्ब भी यूज़ होते हैं, तो कितने होते हैं? 1 2 3 4 या 5 6 नहीं, 100 200 भी नहीं। आपको तो मालूम है कि नॉर्मली आज की डेट में तो LED बल्ब्स होते हैं, लेकिन पुराने वाले जो बल्ब्स थे ग्लास बॉडी के आते थे, और उसमें फिनामाइन जैसा कुछ था जिसमें छोटा सा एक थ्रेड जैसी चीज़ होती थी, अगर वो टूट जाती है तो बल्ब चालू नहीं होता है। अब उसे मान लो 15-20 मिनट तक भी हमने ऑन रखा हुआ है, तो उसकी जो हीट थी वो काफ़ी सारी हीट होती थी। बाद में उसे बंद करने के बाद तुरंत उसे हम हाथ से उठा के किसी और जगह पे नहीं कर सकते थे, उतनी हीट क्रिएट होती थी। अब इसमें जो नंबर्स ऑफ बल्ब अप्रोक्सीमेटली इस्तेमाल किए जाते थे, दैट एज पर द अदर रेफरेंस बुक वो 18,000 बल्ब्स यूज़ किए जाते थे। अब सोचो कि उतने सारे बल्ब्स पूरा दिन, मतलब कि 5-6 घंटे तक कोई चालू रखे तो उसकी कितनी हीट होती है, वो भी एक ही कमरे में, ठीक है। तो उसके लिए एसी कंपलसरी था। अब
इतनी सारी हीट की वजह से जो बल्ब थे वो जल्दी बंद हो जाते, क्योंकि उसकी जो लाइफ स्पान थी, रिलायबिलिटी थी, वो इतनी भी नहीं थी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी। आज की डेट में एलईडी बल्ब की जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है वो अलग बात है, क्योंकि पूरा दिन बल्ब चालू रखो, हफ्ते भर भी बल्ब चालू रखो तो कुछ उसे होता नहीं, कि पुराने के समय में ऐसा कुछ नहीं होता था, इसलिए वो अनरिलायबल थे। अब उसमें जो प्रोग्रामिंग यूज़ किया जाता था वो स्पेशली मशीन लैंग्वेज था। अब ये मशीन लैंग्वेज क्या है? अभी तक तो हम बात कर रहे थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि अभी सीए में हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, सिलेबस में हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है। अब ये मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज इज़ नथिंग बट अ वेरी कोर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि फाइनली जब भी कंप्यूटर में कुछ भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होती है दैट ऑल आर इन अ मशीन लैंग्वेज। 101010 फॉर्मेट में ही सब कंप्यूटर समझता है, ये बात ध्यान रखनी है हमें। मान लो कि किसी जगह पे हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया है स्क्रीन पे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से, तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ना ह्यूमन फॉर्मेट में होती है, मतलब कि हम आसानी से उसे रीड करके समझ पाते हैं, लेकिन कंप्यूटर उससे समझ नहीं पाता है। तो उसके लिए उसे पूरा एक बीच में कुछ अलग सा रख के 1010 फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। अब अलग सा जो बीच में रखा जाता है उसे मैं इस वाले वीडियो में मैं नहीं कवर करूंगा, क्योंकि हम आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर को फाइनली जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है दैट इज ऑल आर इन 1010 फॉर्मेट। तो पंच कार्ड जो थे वो 1 के लिए 0 के लिए 1 के लिए 0 के लिए, मतलब कि हेलो वर्ल्ड का पूरा 101010 का कॉम्बिनेशन बनाया जाता था। बाद में उसका जो कुछ भी था प्रिंट करवाया जाता, लेकिन वो प्रिंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर जाते थे। वो स्पेशली कंप्यूटर्स आर डिजाइंड फॉर एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब कि अरिथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए वो स्पेशली डिज़ाइन किए गए थे। वेरी कॉस्टली थे, जो आगे के हमने सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया था। एज पर दैट वी कैन से दैट कंप्यूटर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर जनरेशन वेयर बट ऑब्वियसली आर वेरी कॉस्टली, क्योंकि इतने सारे बल्ब्स, ऊपर से एसी, अनरिलायबिलिटी, क्योंकि उसका हाई मेंटेनेंस आता था, बल्ब चेंज करने पड़ते थे, जो बाकी के कंपोनेंट्स थे वो चेंज करने पड़ते थे। स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइस कंपेयर टू टुडेज टेक्नोलॉजी, मतलब कि आज की डेट के कंपेयर में अगर करें तो वो 1 सेकंड में 5000 एडिशन अप्रोक्सीमेटली और 350 मल्टीप्लिकेशन ही वो करवा पाता था। और जो मशीन नेम्स थे वो थे ENIAC, UNVAC, IBM 701, 650, ऐसे कुछ मशीन्स उसकी डेट में उस जनरेशन में थे। चलो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो अब आती है बात सेकंड जनरेशन की, वो था 59 से 65 से। फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो ईयर स्पेसिफाई किया है दैट कैन बी चेंज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, या और फिर यू कैन से दैट रेफरेंस बुक्स टू रेफरेंस बुक्स। अब हम क्विकली पॉइंट्स में आ जाते हैं, क्योंकि ये जो थियोरेटिकली जो स्पेसिफिकेशन है उसको मैंने पॉइंट्स में यहाँ पे ऑलरेडी स्पेसिफाई करके रखा हुआ है, क्योंकि हम इसे क्विकली समझ सकते हैं, क्विकली रीड कर सकते हैं, मेमोराइज भी आसानी से हो सकता है। सबसे पहले तो इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ किए जा रहे थे। अब जो बल्ब की बात कर रही थी ना हमने, वो बल्ब इसमें निकल गए। ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ के फॉर्मेट में, वो बस 0 और 1 की फॉर्मेट में अब इसमें ट्रांजिस्टर किए गए यूज़, और जो हीट जनरेशन थी वो काफ़ी कम हो गई। ट्रांजिस्टर तो आपने काफ़ी लोगों ने दिखा होगा, नहीं देखा है तो आप यूट्यूब में भी सर्च सकते थे, गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं। ट्रांजिस्टर आज की डेट में सभी जगह पे इस्तेमाल होते हैं, और 1010 के कॉम्बिनेशंस में उसे एक पूरी डिज़ाइन बनाई जाती है। रिलायबल तो बटोबियस से होने ही वाले थे, क्योंकि जो बल्ब थे वो निकल गए, अब इसकी लाइफ स्पान भी बढ़ गई। ठीक है, मान लो कि कोई एक बल्ब उस समय 20 घंटे या 25 घंटे तक चल रहा था, तो ये 100 घंटे और 200 घंटे तक कंटिन्यूसली उसे यूज़ किया जाता था। नहीं, उतना नहीं था, उससे ज़्यादा था। अब यहाँ पे फिगर मैंने दिखाया हुआ है, और पूरा एक कमरा था, उसके कंपेयर में एक टेबल जैसी चीज़ कोई आ जाती है तो हम कह सकते हैं स्मॉलर इन साइज, बट ऑब्वियस है नॉट थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी साइज में वो छोटा हो गया, और हीट क्रिएशन भी काफ़ी कम हो गया। नो डाउट एसी तो रिक्वायर्ड ही थे, क्योंकि हीट तो फिर भी होती थी, क्योंकि जितने बल्ब से उतनी ट्रांजिस्टर का हमने यूज़ किया है, मतलब कि हीट कम नहीं हुई है। मान लो कि उस समय 18,000 बल्ब से तो उतने नियर अबाउट ट्रांजिस्टर तो यूज़ होने वाले, तो वो हीट तो क्रिएट करने ही वाला है, तो एसी तो फिर भी रिक्वायर्ड था। अब इसमें जो नई बात आई वो
असेंबली लैंग्वेज भी साथ में सपोर्ट करने लगा, नॉट ओनली द मशीन लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज का छोटा सा मैं एक्सप्लेनेशन कर दूं तो उसमें कुछ फिक्स ह्यूमन कोड्स डिज़ाइन किए गए। ह्यूमन कोड्स मतलब कि मान लो कि किसी भी दो नंबर को एडिशन करवाना है तो पूरा एक नंबर का बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, मतलब कि 5 का पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो, बाद में 7 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, दोनों को कंप्यूटर में इनपुट करो। ठीक है, मैं इंस्ट्रक्शन बोलता चाह रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझना, क्योंकि कंप्यूटर जो समझता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में वो समझता है। ठीक है, हमें कंप्यूटर को फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सेकंड इंस्ट्रक्शन, छोटे बच्चों को कैसे हम समझाते थे कि पहले भाई वहाँ पे जाओ, वहाँ पे कबोर्ड है वो ओपन करो, कबोर्ड में फर्स्ट ड्रॉअर है वो ओपन करो, बाद में उसमें एक बुक होगी, कौन सी बुक होगी, ग्रीन कलर की बुक होगी, छोटी वाली या बड़ी वाली, तो हर चीज़ उसे बोलती है, पढ़ लेती है ना छोटे बच्चों को। ठीक वैसे ही कंप्यूटर को हर चीज़ बोलनी पड़ती है। तो पहले 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, बाद में 7 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, 1 बाय 1 दोनों नंबर को कंप्यूटर में स्टोर करवाओ एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे। बाद में कंप्यूटर को बोलो भाई ये एक फर्स्ट लोकेशन है, ये सेकंड लोकेशन है, दोनों को ऐड करो, तो वो ऐड करता है। लेकिन ऐड का रिजल्ट कहाँ पे स्टोर करना है, तो आप समझो मैं जितना लंबा बोल रहा हूँ उतनी ही एक्चुअल में प्रोसेस होती है। अब पूरी चीज़ को बाइनरी में कन्वर्ट करना फॉर एन ईच एंड एवरी टाइम, समझो कितना लेबर वर्क हो जाता है। तो उसको क्या किया, असेंबली लैंग्वेज में बनाया, अ फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाए, मतलब कि कुछ कोड्स जनरेट किए, मतलब कि ऐड ऐसा एक वर्ड बनाए उन लोगों ने। जैसे ही ऐड बोलते हैं कंप्यूटर तो उसे समझ आता है कि भाई ऐड L1 L2 ऐसा कंप्यूटर को दिया हमने, ऐड L1 L2। अब उसका क्या हुआ, एडिशन करना है लोकेशन 1 का और लोकेशन 2 का, ये कंप्यूटर डायरेक्टली समझ जाता है। ठीक है, अब ये जो मैंने ऐड बोला ना, ADD ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि कुछ ह्यूमन फॉर्मेट में वर्ड्स उसके डिसाइड कर दिए। लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस और लिमिटेड सेट्स ऑफ वर्ड्स उसमें अवेलेबल है आज की डेट में भी, हम हर चीज़ उसमें नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेकिन क्या हुआ, हमारा जो वर्क था ऑलमोस्ट 100% के कंपेयर में अब 10% पे आ गया। उतना कम हमारा वर्क हो गया क्योंकि बाइनरी में कन्वर्जन निकल गया, हर चीज़ का इंस्ट्रक्शन जो देना था लंबा लंबा बाइनरी फॉर्मेट में वो निकल गया। अब असेंबली लैंग्वेज क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज में हम जब भी ऐड लिखते हैं तो ऐड का पहले से उसमें बाइनरी फॉर्मेट स्टोर होता है और वो डायरेक्टली वो मशीन को प्रोवाइड कर देता है, ऐसा होता है। अब मैं यहाँ पे लिखा हुआ है मेमोरी मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी यूज टू स्टोर एंड इंस्ट्रक्शन, मतलब कि मैग्नेटिक टैप्स हमारी पुरानी आपने शायद ही देखी होगी, फ्लॉपी डिस्क या फिर टैप रिकॉर्डर। पी के मूवी में जो सबसे पहले वो स्टार्टिंग में टैप रिकॉर्डर लेके घूमता है ना, वो उसकी बात करो, उसमें जो टैप यूज होती थी ना उसे बोलते हैं मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी। उसमें कैसे डेटा स्टोर होता था अभी हम बात करने वाले नहीं है, लेकिन साथ में इसमें यहाँ पे कुछ नेम्स भी स्पेसिफाई किए हुए, कौन कौन से नेम्स के जो मशीन्स थे उस समय डेवलप हुए थे। बाद में आता है अब थर्ड जनरेशन आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये चीज़ नहीं आई, अब ये क्या है, अब आईसी मतलब के सेट ऑफ ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर सब इसमें एक साथ जाता जाए। मतलब के ट्रैफिक सिग्नल की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक सिग्नल की साइड 1, साइड 2, साइड 3 और साइड 4। साइड 1 के सेट ऑफ रजिस्टर, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, बाद में साइड 2 के एक अलग सर्किट बनाओ, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर सब मिला के, बाद में साइड 3 की, बाद में साइड 4 का। अब 4 सर्किट आपने बनाई, चारों का लॉजिक अलग अलग होगा क्योंकि भाई एट ए टाइम तो एक ही साइड ओपन होनी चाहिए। अब ये सब का सिंगल में इंटीग्रेट कर दो तो उसे आईसी बोलते हैं। अब इंटीग्रेशन तो चलो मान लिया कर दिया, लेकिन उसकी जो साइज थी ना उतनी छोटी कर दी कि इसे अब एक्चुअल में हम पोर्टेबल मशीन बोल सकते हैं। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है तो ले जा सकते हैं, नॉट लाइक अ मोबाइल और अ लैपटॉप। ठीक है, मतलब कि टेबल जैसा तो मशीन था, अब टेबल जैसे मशीन को किसी भी ट्रक में आसानी से मूव कर सकते हैं, इतना छोटा कर दिया। अब कमरे को मूव नहीं कर सकते, कमरे तो इतना तो छोटा था, हम कर सकते हैं ना। अब आईसी थी, सिंगल में इंटीग्रेट हो गई, मतलब कि एट ए टाइम तो बट ऑब्वियस से 4 डायरेक्शन में से कोई एक ही ऑपरेट होने वाली है ना,
चारों तो ऑपरेट नहीं होने वाली, लेकिन प्रीवियसली क्या होता था, सभी को पावर सप्लाई कंटिन्यूसली देनी पड़ती थी, क्योंकि कब किसका यूज हो वो तो मालूम नहीं था। अब आईसी में क्या हुआ, ऐसा लॉजिक बनाया जिसका जो यूज हो रहा है उसी को पावर सप्लाई दो, उसी पिन में पावर सप्लाई मिलेगी। आईसी आपने शायद देखी होगी, छोटी छोटी पिन्स उसमें होती है, 4 पिन आईसी आती है, 8 पिन आईसी आती है, 16 पिन आईसी आती है, 24 पिन आईसी आती है, छोटी छोटी पिन्स होती है। जिस पिन में आपने कनेक्शन लगाया उसी में पावर आएगा, वही सर्किट एनेबल होगी। 4 सर्किट है ना, अभी के एग्जांपल पे एज पर एग्जांपल कितनी सर्किट है हमारी, 4 सर्किट से 4 डायरेक्शन की ट्रैफिक सिग्नल की फर्स्ट पिन में लगाया फॉर एग्जांपल, तो उसी में पावर सप्लाई आएगा, वही पर्टिकुलर सर्किट एक्टिव होगी तो उतनी हीट क्रिएट होगी, उतनी लेस इलेक्ट्रिसिटी होगी, उतना आउटपुट हमारा क्विकली आएगा, मेंटेनेंस भी कम हो जाएगा, सब चीज एक साथ हो गए। अब इमेजिन करो कितना आसान हो गया हमारा वर्क। अब इसमें नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि असेंबली में क्या था, नंबर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन काफ़ी कम थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा कुछ ही हम कर पाते थे, अरिथमेटिक कैलकुलेशन अब ज़्यादा कुछ करना है तो वो तो पॉसिबल नहीं था। तो उसमें नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यहाँ पे कुछ नेम स्पेसिफाई किए, फ्रोटान है, कोबोल है, पास्कल है, बेसिक है, अल्गोल है, ठीक है, ऐसे ऐसे नाम्स काफ़ी सारे, ठीक है। ये सब पुरानी लैंग्वेजेस के नाम है, ये सब ने इंट्रोड्यूस हुए, जिससे हमारा वर्क और भी आसान हो गया और हम हमारे कंप्यूटर के पास काम करवाने लगे। अब साथ में यहाँ पे लिखा है टाइम शेयरिंग और रिमोट प्रोसेसिंग, मतलब कि रिमोट प्रोसेसिंग मतलब कि एक जगह पे हम बैठे हैं, दूसरी जगह पे मशीन है, तो केबल लंबा करके हमें हमारा रिमोट प्रोसेसिंग अगर करवाना है तो वो भी कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग मतलब कि 15-20 काम एक ही साथ करवाना है तो भाई थोड़ा टाइम तू ले ले, थोड़ा टाइम तू ले ले, थोड़ा टाइम तू ले ले। क्लासरूम में हम फैकल्टी एक्सप्लेन जब भी कहते बोलते हैं भाई चलो किसी को क्वेरी है हो तो रेज योर हैंड, अब 15 मिनट का टोटल सेशन लगता है, बोलते हैं भाई तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, ये है, तो क्विकली उसे आंसर दे देते, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है उसको आंसर दे देते, तो ये क्या हुआ, 15 मिनट को टाइम शेयर किया। तो ठीक वैसे ही मल्टीपल जब भी हमारी कुछ इंस्ट्रक्शन होती है तो वो टाइम शेयरिंग फॉर्मेट में अब हो गया। पहले टाइम शेयरिंग का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करो, बाद में सेकंड इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करो, बाद में थर्ड इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करो, ठीक है। अब पैरेलल फॉर्मेट में ही था, लेकिन सब इंस्ट्रक्शन को साथ में देना इतना पॉसिबल नहीं था कंपेयर टू थर्ड टेक्नोलॉजी जनरेशन। अब ये फोर्थ जनरेशन है वो हम लोगों की है, ठीक है। जो हम आज की डेट में हर इलेक्ट्रॉनिक चीज को यूज करते हैं वो है हमारी फोर्थ जनरेशन, और उसे सबसे जो बेस था दैट इज एन VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब कि 2-3 सर्किट या फिर 5-6 सर्किट की हम बात नहीं कर रहे, हजारों सर्किट्स की हम बात कर रहे हैं, और एक ही आईसी में सब इंटीग्रेट कर दी। अब इमेजिन करो उसकी साइज कितनी छोटी हो जाती है। आईसी तो मैंने फिर से बोल रहा हूँ सभी ने देखी होगी है, तो उसमें हजारों सर्किट, एक ही इतनी छोटी सी बॉल पेन कैप जितनी मैक्सिमम साइज उसकी आती है। अब हजारों सर्किट एक ही चीज में अब आप इंटीग्रेट करो तो समझ लो कितनी कॉम्पैक्ट चीज हमने बना ली है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होती है, ठीक है। अब ट्रू सेंस में मतलब कि किसी एक बंदे को अपना जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब कि जो कंप्यूटर है, ठीक है, उसे अकेले किसी जगह पे ले जाना है तो वो अकेले किसी जगह पे ले जा सकता है, ठीक है। और साथ में इसमें जो नई बात आई, इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट था ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ। इंटरनेट तो एक्चुअली नहीं था, डेवलपमेंट ऑफ अ नेटवर्क, मतलब कि एक बंदा एक रूम में बैठा है, दूसरा बंदा दूसरे रूम में बैठा है, और दोनों का जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है। भाई तब तो टेलीफोन ही था, लेकिन टेलीफोन का भी चार्जेस तो लगता था। अब मान लो कंप्यूटर से अरे भाई क्या कर रहे हो, इसका कुछ कर दो ना, कुछ ऐसा मैसेज करना है, तो वो नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट था यहाँ से अब डेवलप हुआ था। अब किसने डेवलप किया था, कब डेवलप किया था, वो पूरा सिलेबस में हम अलग से कवर करेंगे, टॉपिक्स में डिफरेंट वीडियोस हम उसके क्रिएट करेंगे। लेकिन अब यहाँ से जो इंटरनेट था ना, उसका फर्स्ट क्या बोलते सीड, उसका बीज कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इस जनरेशन से स्टार्ट हुआ था। पर्सनल कंप्यूटर, टाइम शेयरिंग, रियल नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग, सब चीज़ यहाँ से स्टार्ट हुई है। सब चीज़ का अलग अलग हम एक्सप्लेनेशन बाद में हम करेंगे। नई जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज की डेट में भी जो यूज़ की जाती है, जैसे कि C++, वो भी हम स्टडी करने वाले हैं आगे इसके वीडियोस में। तो सब यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट हुआ था। और सबसे बड़ी बात, ये जो कॉस्ट थी ना वो सबसे कम हो गई। पहले के जो कुछ भी जनरेशन्स के, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ना,
एंड यूजर तक अवेलेबल नहीं होते थे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज मतलब नेशनलाइज बिग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बिग कंपनीज को ही वो अवेलेबल थे, क्योंकि कॉस्टिंग सबसे बड़ी बात क्या थी, कॉस्टिंग। अब कोई एक बंदे का बजट कितना होता है, रुपीज में कैलकुलेट करो, आज की डेट में 20,000, 25,000, 50,000 फॉर एन इंडिविजुअल यूज। अब कोई आपको कंप्यूटर बोलता है कि भाई ये कंप्यूटर 5 लाख का होगा, ये कंप्यूटर 10 लाख का होगा, कौन उसे ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो चीज कॉम्पैक्ट हो गई, रिलायबल हो गई, मास प्रोडक्शन अवेलेबल हो गया, तब धीरे 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 ये अब चीज एंड यूजर को, मतलब कि आम आदमी को अगर ये खरीदना था तो ये अब अवेलेबल हो गया था। और फर्स्ट लैपटॉप भी यहाँ पे आया था, फर्स्ट कंप्यूटर भी यहाँ पे आया था इसी जनरेशन में। 1980 फर्स्ट लैपटॉप 80 की पहले आ गया है। हम आज की डेट में भी कंप्यूटर लैपटॉप को एक अच्छी चीज मानते हैं, लेकिन ये पुरानी चीज है, ठीक है। उस समय वाले लोग बोलते हैं अरे ये क्या नई चीज है, ये तो हमारे बच्चे भी इस्तेमाल करते थे, ऐसा कुछ है। फर्स्ट लैपटॉप का मैंने जो प्रीवियस वीडियो था ना हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में, उसमें एक जगह पे मैंने स्पेसिफाई किया था लैपटॉप कैसा था। 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन उसमें आती थी, लेकिन सब काम उसमें हो जाता था उस टाइम का। चलो आगे हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन। ये फ्यूचर ऑफ जनरेशंस बोलते हैं, मतलब कि हमारा, मैंने प्रीवियस 2-3 वीडियो में बात की थी टर्मिनेटर, एक पूरी मशीन फोर्स आती है जो ह्यूमन को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रही है। मतलब कि क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक बंदा हर रोज सुबह अपना कंप्यूटर स्टार्ट करता है, यूट्यूब स्टार्ट करता है, आरती प्ले करता है, टाइम फिक्स है, लेकिन नेक्स्ट डे 15 दिनों के बाद भी 16वें दिन ये कंप्यूटर खुद से स्टार्ट होके खुद से यूट्यूब स्टार्ट करके वो आरती प्ले नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कंप्यूटर इज नॉट हैविंग एनी IQ, खुद की उसको खुद की समझ नहीं है। तब हम ये चीज़ अब डेवलप करने की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। काफ़ी एक अच्छा मूवी आया है 90 के तकरीबन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मूवी है, छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वो एक्चुअल में मशीन है, लेकिन ह्यूमन के साथ इतना अटैच हो जाता है कि वो खुद को एक इंसान समझता है, खुद की एक फीलिंग्स। आज की आपने वो मूवी तो नहीं देखी होगी, लेकिन आपने रॉबर्टो बटोबियस से रजनीकांत की देखी हुई है। वो पूरा का पूरी मूवी जो है वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो फ्यूचर्स लैंग्वेज, फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर टेक्नोलॉजी सब इस पे डिपेंड है फिफ्थ जनरेशन के बारे में। तो आज तक का बस इतना ही टॉपिक, आगे के वीडियोस में हम और भी डिस्कस करेंगे। वीडियोस में अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।